बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्मास्यूटिक्स पार्ट 2 के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट टाइम रिस्पायरेटरी जो है ना सिस्टम और उससे रिलेटेड डिजीज वगैरह को डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8। ठीक है। और उसका नाम हमारे पास है बेटा जेनेटो यूरेनरी सिस्टम। इसमें बेसिकली दो सिस्टम है। जेनेटो यूरेनरी सिस्टम्स मीन इसमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है यूरेनरी सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम से रिलेटेड जो होती है हम कुछ डिजीज वगैरह को डिस्कस किएंगे। द टर्म जेनेटो यूरेनरी एक्चुअली रेफर टू टू डिफरेंट सिस्टम। यूरेनरी का मतलब होता है सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि यूरिन की फॉर्म में, ठीक है, किडनी जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बह रिमूव करता है। और सेकंड हमारे पास जो सिस्टम है वो है जिनेटो। जिनेटो मीन्स के जेनिटल ऑर्गन्स, और उसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होती हैं ये क्लास ऑफ ड्रग है, जो कि जो डिजीज हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनके लिए ही हम इन ड्रग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूटरीन मसल रिलैक्सेंट। ये यूट्रस के मसल को रिलैक्स करते हैं। यूट्रस बेसिकली जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में आते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। और उसमें जो ड्रग है वो है बीटा टू एगोनिस्ट जिस है, ठीक है। और उसमें ड्रग है हमारे पास रिटोड्रिल। और उसके बाद सेकंड है यूट्रीन मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। और सेकंड क्लास है जो कि यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें हमारे पास है मेसोप्रोस्टोल्स, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीटोसिन है। उसके बाद कुछ अर्गोट डेरिवेटिव है जिसमें अर्गोटा मीन्स हमारे पास ड्रग है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डायूरेटिक्स क्या होता है। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या होते हैं बेटा। डायूरेटिक्स ड्रग दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन बाय प्रमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द किडनी। यानी कि डायूरेटिक्स कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा ड्रग होता है ये यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ये यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जब यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा, जो वाटर होगा, उसकी एक्सक्रीशंस भी हमारी बॉडी से मैक्सिमम हो जाएगी। डायूरेटिक कैन यूज एज फर्स्ट लाइन थेरापी फॉर द हाइपरटेंशन, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में हमें पता है कि ब्लड प्रेशर की एक जो काज है वो होता है हमारी बॉडी के अंदर साल्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो जाना। तो डायूरेटिक्स जो होती हैं वो यूरिन की फॉर्म में एक्स्ट्रा साल्ट को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करती है। तो अगर हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो डायूरेटिक जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरापी है। लो डोज डायूरेटिक्स भी होते हैं, ठीक है, और हाई डोज भी। जो लो डोज डायूरेटिक थेरापी होती है वो सेफ भी है, इनएक्सपेंसिव भी होती है, इफेक्टिव भी होती है इन प्रिवेंटिंग द स्ट्रोक, ठीक है। यानी कि जैसे स्ट्रोक मीन कोई शॉक वगैरह हो जाता है, या उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट की कोई डिजीज होती है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। Recent data suggest that diuretics are superior to beta blocker for treating hypertension in old adult. हाइपरटेंशन के लिए बेटा जो मोस्ट कॉमन ड्रग होते हैं वो हमारे पास ज्यादातर जो है ना वो होते हैं बीटा बुलाकर। जैसे हमारे पास आपने ड्रग यूज के लिए हो गया टेनोलोल होता है, प्रोपेनोलोल होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एसाबेटोलोल होता है, ये बीटा ब्लॉकर्स होती है। तो लेकिन जो वो पेशेंट्स जिनकी एज ज्यादा होती है तो उनके लिए अगर हम बेस्ट थेरापी देखते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए तो वो डायूरेटिक्स होते हैं। अच्छा, अब ये डायूरेटिक्स तो ये पूरी एक क्लास है, उसमें कुछ ड्रग्स हैं जिसमें एक हमारे पास है थायजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। इसमें ड्रग हमारे पास है क्लोरथायजाइड है। इस तरह लूप डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास ड्रग है मोमेटिनाइड्स आ जाते हैं, फ्रोसामाइड है। उसके बाद कुछ ड्रग्स, एक नेक्स्ट जो इसकी क्लास है डायूरेटिक्स की वो है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास स्प्रेनोलेक्टोन्स जो कि ड्रग है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है, ये एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्राइस होता है जो कार्बोनिक एसिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, तो ये इसको ब्लॉक करते हैं। और उसमें ड्रग हमारे पास है सीटाजोलामाइड। उसके बाद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें ड्रग हमारे पास है मैन्यूटोल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स को, जिसमें ड्रग क्या है क्लोरोथायजाइड। थायजाइड डायूरेटिक्स पूरी क्लास है और उसमें एक ड्रग है क्लोरथायजाइड।
इसका मैकेनिज्म्स क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे ड्रग जो होती हैं, इनके जो थायराइड डाययूरेटिक्स होती है, दे इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब हमें पता है कि जब हमारा ब्लड किडनी की तरफ जाता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह, या जो भी उसके अंदर साल्ट्स वगैरह होती है, तो वो किडनी में जाते हैं, तो फिर किडनी उनको फिल्टर करता है। तो वहां पे दो तीन प्रोसेस और होते हैं, फिल्ट्रेशन का होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन का होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन का होता है। तो सोडियम जो ये जो ड्रग होते हैं, जब सोडियम किडनी की तरफ जाता है तो किडनी से दोबारा उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। किडनी की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहां से जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जब डिक्रीज हो जाएगी, तो यूरिन की फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक चीज की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और एक चीज की होती है एक्सक्रीशन। जिस चीज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, फिर उसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन हमने सोडियम को रिमूव करवाना है बॉडी से बाहर, मीन्स कि हमने उसकी क्या करवानी है, एक्सक्रीशन करवानी है यूरिन की फॉर्म में। तो जब हम उसकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, ये क्लास ऑफ ड्रग देंगे, तो ऑटोमेटिक यूरिन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और उनकी हमारी बॉडी एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। थेरेप्यूटिक यूजेस कौन से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हाइपरटेंशन, इनके ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को भी ट्रीट करते हैं, और हाइपर कोलोरियास को भी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थेराप्यूटिक जो होती है यूजेस हो गए। एडवांस इफेक्ट, मोस्ट कॉमन एडवांस इफेक्ट जो होती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होती है, इम्बैलेंस काज करते हैं, उसके बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम काज करते हैं, क्योंकि समटाइम बहुत ज्यादा फ्लूइड्स जब किडनी से बाहर चला जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर फिर फ्लूइड की कमी भी हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये जिस ड्रग होते हैं ये ओरली इफेक्टिव होते हैं और इनकी हाफ लाइफ 40 आवर्स की होती है, और इन ड्रग्स की जो स्क्रीशन होती है वो यूरिन के थ्रू होती है। लूप डाययूरेटिक्स, जिसमें ड्रग हमारे पास है बोमाटिनाइड, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दीज एजेंट इनहिबिट द सोडियम पोटाशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। अब ये भी बेसिकली किडनी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करने हैं ना, तो किडनी के जो एक पूरा नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स है उसको अगर हम देखते हैं तो उसके तीन लूप होते हैं। एक होता है असेंडिंग, डिसेंडिंग, और वो मिलकर लूप ऑफ हैंडले भी बनाते हैं। तो जो ऊपर वाला लिम्ब होता है लूप ऑफ हैंडले का असेंडिंग, तो वहां पे एक ट्रांसपोर्टर, एक पंप होता है सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड। वो पंप जब एक्टिवेट होता है तो वहां से सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह की जो होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये ड्रग जो होता है ये जाके उस पंप को ही ब्लॉक कर देता है। जब वो पंप ब्लॉक हो जाता है तो फिर जो एक्स्ट्रा सोडियम वगैरह होता है, ठीक है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, या एक्स्ट्रा जो पोटाशियम का लेवल भी कम कर देता है, और क्लोराइड वगैरह का भी, उसको भी, उस पंप को भी ब्लॉक कर देते हैं। लूप डाययूरेटिक a drug of choice for reducing the acute pulmonary edema of heart failure. This drug is used in emergency situation. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इन ड्रग को हम ओरली भी दे सकते हैं या हम इनको पेरेंटली भी दे सकते हैं, और इनकी सिक्रीशन जो होती है वो यूरिन में होती है। एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं? हाइपोटेंशन, क्योंकि ये सोडियम को भी, पोटाशियम और क्लोराइड तीनों की को ब्लॉक कर रहे हैं। इनका जो कोड ट्रांसपोर्टर पंप होता है, इनकी इनकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मींस की इसकी एक्सक्रीशन होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर यकदम ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम भी हो सकता है, या ब्लड का वॉल्यूम कम भी हो सकता है। इन इलेक्ट्रोलाइट की सडन कमी भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को हम कहते हैं हाइपोटेंशन भी हो सकती है, हमारा बीपी एकदम लो भी हो सकता है। उसके बाद है हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया, कलीमिया का मतलब क्या होता है कि पोटा कलीमिया कहते हैं बेटा पोटाशियम, पोटाशियम का लेवल कम हो जाना। क्योंकि ये वाला जो पंप है, ये वो हमने ऊपर पढ़ा है सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड। सोडियम के साथ साथ पोटाशियम को भी, रीअब्जॉर्प्शन को भी ये इनहिबिट कर रहे हैं ड्रग। तो हमारी बॉडी में पोटाशियम की भी कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोकलीमिया। उसके बाद है हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी कि मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी मीन ये हमारे कानों के ऊपर भी इसका ओवरऑल इफेक्ट आ सकता है, इन तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के इम्बैलेंस की वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्प्रेनोलेक्टोन, पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। स्प्रेनोलेक्टोन ड्रग है, ये क्या करता है? ये एंटागोनाइज करते हैं एल्डोस्टेरोन एट द इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, result in inhibit mediated protein that stimulate the sodium potassium exchange in collecting tubules.
अब ये भी बेसिकली क्या कर रहा है, ये सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन को ही प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन ये ड्रग जो होता है, ये सोडियम की तो रिएब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहा, और दूसरे नंबर पे इसका काम है कि ये पोटाशियम और हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा रहा है। अब करवा के सिरा है कि एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टिरोन, जब वो हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है, तो उसकी वजह से वो जो होता है वो पोटाशियम को हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर करने की कोशिश करता है, कैल्शियम को भी हमारी बॉडी में रिस्टोर करता है। तो ये जो स्पिरुलिनेक्टोन है, ये बेसिकली अल्डोस्टिरोन को एंटागोनाइज कर रहा है, मीन उसके इफेक्ट को खत्म कर रहा है। जब अल्डोस्टिरोन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके नतीजे के अंदर कुछ ऐसी मेडिएटर प्रोटीन जो सोडियम और पोटाशियम एक्सचेंज को स्टिमुलेट करती हैं, वो भी इनहिबिट हो जाएगी। अब सोडियम और पोटाशियम का जब एक्सचेंज नहीं होगा, तो सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन जो होगी वो प्रिवेंट हो जाएगी, और पोटाशियम की जो एक्सक्रीशन होगी हमारी बॉडी से, वो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल एक्सचेंज का मतलब ये है कि नॉर्मल जो पंप है, ये सोडियम को बॉडी से बाहर निकलवाता है और पोटाशियम को हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर करता है। लेकिन जब हमने इस पंप की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया है, तो जो है सोडियम, उसकी रिएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगी, और जो पोटाशियम होगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक यूजेस। दीज एजेंट आर यूज एट डायूरेटिक्स विद एडिशनल एडवांटेजेस दैट इट रिटेंशन ऑफ पोटाशियम, यानी कि मेन, क्योंकि ये पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का मतलब है कि ये हमारी बॉडी के अंदर पोटाशियम की जो है ना रिटेंशन का भी इनके अंदर एडवांटेजेस है। ठीक है, डायूरेटिक्स होते हैं जो कि ये जो है डायूरेटिक्स के तौर पर भी काम करते हैं, और एडिशनल जो होता है पोटाशियम, उसकी रिटेंशन भी करवाते हैं। जब सोडियम और पोटेशियम की सिक्रीशन ठीक है नहीं होगी, और तो उसकी वजह से फिर उसकी हमारी बॉडी के अंदर रिटेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। एडवर्स इफेक्ट है, ये गैस्ट्रिक अपसेट कर देता है, और पेप्टिक अल्सर भी काज कर सकते हैं, हाइपोकलीमिया, ठीक है, इस ड्रग की वजह से हो सकता है, क्योंकि ये हाइपोकलीमिया की वजह से हो सकता है कि पोटाशियम की कमी भी हो सकती है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जब ये ड्रग स्प्रेनोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देगा, तो उसकी वजह से पोटाशियम की स्क्रीशन ज्यादा हो जाएगी। जब पोटाशियम की स्क्रीशन ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकलीमिया। और उसके बाद नोजिया और कंफ्यूजन भी काज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। कंप्लीटली इसकी ओरली ऑब्जर्वेशन होती है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये पूरी एक क्लास है, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक एंजाइम्स है, इसको इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग होते हैं वो एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि इंट्रासेलुलर सेल के अंदर मौजूद होता है, और प्रोक्सिमल ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स जो होती है किडनी में, वहां पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम। अब क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, ये बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होता है, ये वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो वाटर की जो एक्सक्रीशन होती है हमारी बॉडी से, उसको कम करता है। लेकिन हमने इस एंजाइम को ब्लॉक करना है, क्योंकि हमें जो होती है यूरिन का ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, तो ये वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से वाटर का हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जब वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब यूरिन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, तो ऑटोमेटिक यूरिन की जो एक्सक्रीशन होगी वो भी ज्यादा से ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसको ओरली देते हैं, और इसके थेराप्यूटिक यूजेस कौन से होते हैं कि मोस्ट कॉमन जो यूज है, ये रिड्यूस करता है इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ ओपन एंगल ग्लाइकोमा, यानी कि हमारे आंख के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसको लेस्ट कॉमन ये होता है, ये प्रोफिलैक्सिस ऑफ अक्यूट मोंटेन सिकनेस, यानी कि ये मोंटेन सिकनेस को के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। बहुत कम लेकिन इसमें यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकाइनेटिक्स। इसको हम ओरली देते हैं, और ये इसकी स्क्रीशन होती है किडनी के थ्रू, परक्सिमल ट्यूब्यूल्स का मतलब है किडनी के थ्रू।
एडवर्स इफेक्ट है ये पोटेशियम डिप्लेशन, यानी कि पोटेशियम को ऊपर बॉडी से बाहर रिलीज करवाता है। रेनल स्टोन फॉर्मेशन भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनिटोल, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, ठीक है। ये यूज टू इफेक्ट इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन रदर देन सोडियम। में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मीन ये ऐसे ड्रग होते हैं जो पानी जो होता है, जो वाटर होता है, उसके एक्सक्रीशन के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम या साल्ट। दीज आर नॉट यूजफुल फॉर ट्रीटिंग कंडीशन इन विच सोडियम रिटेंशन ऑकर, यानी कि ये ब्लड प्रेशर उस केसेस में जब सोडियम अगर हमारे बॉडी में ज्यादा होते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होते। ये जस्ट यूरिन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। Mannitol is not absorbed when given orally and should only be given intravenous। इसको हम आईवी फ्लूइड की फॉर्म में देते हैं, जो ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, ठीक है, मैनिटोल्स की। और इससे एडवर्स इफेक्ट कौन से होती है? डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर को हमारी बॉडी से रिमूव कर रहा है ना। तो अगर ज्यादा वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो अगली क्लास ऑफ ड्रग है, उसमें हमारे पास है यूट्रिन मसल्स रिलैक्सेंटेंट, जो कि यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ड्रग हमारे पास है रिटोड्रीन। अब ये ड्रग क्या करता है? ये बीटा टू एगोनिस्ट है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बीटा जो रिसेप्टर होते हैं, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री होते हैं। और बीटा टू जो रिसेप्टर होते हैं वो ज्यादातर हमारी किडनी के अंदर भी पाए जाते हैं, और उसके बाद यूट्रस के अंदर भी होते हैं। और कुछ ड्रग जो होते हैं जो उनको एक्टिवेट करते हैं उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। तो रेटोड्रीन जो होता है वो बेसिकली बीटा टू एगोनिस्ट है। Ritodrine is a selective beta 2 receptor agonist that developed specifically for use as a uterus relaxant. Retadone used for smooth muscles, जो यूट्रस के मसल्स उनको रिलैक्स करता है, डिक्रीज द यूट्राइन एक्टिविटी एंड डिले द अनकम्प्लिकेटेड पेरीमेच्योर लेबर। क्योंकि लेबर पेन तब होता है ना जब यूट्राइन के मसल की कंट्रक्शन होती है। और अगर पेरीमेच्योर अभी बेबी की बात का टाइम नहीं हुआ लेकिन यूट्रस के मसल्स पहले कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो पेरीमेच्योर बात भी हो सकती है। तो ये ड्रग इस चीज को प्रिवेंट करता है, ये डिले कर देता है अनकम्प्लिकेटेड प्रीमेच्योर लेबर पेन को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके साइड इफेक्ट, ये फास्ट हार्ट रेट को फास्ट कर सकता है। और सेकंड नंबर पे ये हेडेक काज करता है, नर्वसनेस भी काज कर सकता है, ठीक है, एंजाइटी, नोजिया, वोमिट, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे ड्रग्स भी होते हैं ये यूट्रस के मसल्स की कंट्रक्शन काज करते हैं, उसको हम यूट्रेन मसल्स कॉन्ट्रैक्टेंट कहते हैं। उसमें हमारे पास ड्रग है ऑक्सीटोसिन। Oxytocin increasing intracellular calcium level thus stimulates the rhythmic contraction of uterus। यूट्रस की कंट्रक्शन के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, तो ये बेसिकली कैल्शियम के लेवल को सेल के अंदर इंक्रीज कर देता है। थेराप्यूटिक यूजेस कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेंट के तौर पर यूज होता है, और इसलिए जब लेबर पेन इंड्यूस करने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है, नोजिया, वोमिट, स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस, स्लीप स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ अदर ड्रग की क्लास, ये भी यूट्रस मसल की कंट्रक्शन ही काज करता है। ये बेसिकली प्लांट के इसका सोर्स है, जिसको हम कहते हैं अर्गोट अल्कलॉइड्स। और ड्रग जो है वो अर्गोटामाइंस है। इसमें क्या है कि अर्गोटामाइंस कंस्ट्रिक्ट स्मूथ ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस के जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, उनकी कंट्रक्शन काज करता है। थेराप्यूटिक यूजेस, ergotamine constrict the uterine muscles। Ergotamine is also used to treat headache, pain and other some symptoms associated with migraines, ठीक है। और क्योंकि ब्लड वेसल्स की बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो इसी सिलसिले में ये माइग्रेन्स को भी ट्रीट करता है। क्योंकि माइग्रेन्स जो कि सुवियर हेडेक होता है वो बेसिकली वेसोडाइलेशन की वजह से होता है। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब वो डायलेट हो जाती है तो तब ये पेन स्टार्ट होता है। तो ये ड्रग जो होता है ये इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से पेन जो होता है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। साइड इफेक्ट सेम है ऑलमोस्ट हर एक के, जैसे नोजिया, वॉमिट, स्वेलिंग ऑफ माउथ, लिप्स, टंग, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने ड्रग्स पढ़े हैं जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, और सेकंड जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है। और इस चैप्टर का हमारे पास नाम था जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह।